सुप्रभात दोस्तों, सबको मेरा प्यार भरा गुड मॉर्निंग। मुझे काफ़ी अच्छा लगा, कल नाउन का जो टॉपिक पढ़ाया था उस पर काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया। और एक चीज़ और कि आपके डाउट्स जो हैं, जो मोस्टली जो ओल्ड वीडियोस देख रहे हो आप रिपीट करके और वो आ रहे हैं, उससे काफ़ी खुशी मिल रही है। और यही चीज़ हमारी ताकत होती है। शिक्षक की सबसे बड़ी ताकत उसके विद्यार्थी ही होते हैं। तो बिना देर किए हम आज की क्लास शुरू करते हैं। और कल भी मैंने आपसे बोला था कि आप इस चैनल को ज़रूर फॉरवर्ड करें अपने दोस्त को, इसको शेयर करें यूट्यूब से, ताकि वो भी इसको सब्सक्राइब करें और इससे कुछ बेनिफिट उठा सके। देखो होता क्या है, ये बात सही है कि आपको परेशानी हो रही होगी, क्यों ना होगी, क्योंकि आपने कभी ग्रामर पढ़ी नहीं है। और शुरुआती तौर पर जब आप ग्रामर पढ़ रहे हैं तो आपके सामने एक सबसे बड़ी चुनौती कि इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में ये किस जगह यूज होता है। आज मैं चाहता था इन प्रोनाउंस के भी हिंदी में मतलब लिख सकता था नीचे, पर विद्यार्थियों सबसे पहले ये चीज देखो, आपकी इसकी हिंदी इतनी डिफिकल्ट होती है कि हिंदी में भी आपको नहीं पता है कि एक्चुअली में प्रोनाउंस जो है, ये टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस है, इनको कभी हिंदी में भी आपने पढ़े होंगे। तो किसी भी भाषा का ट्रांसलेशन करके जब हम पढ़ते हैं तो और ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाती है। तो आप कोशिश करें कि उस भाषा को उसी माध्यम में सीखने की कोशिश करें। अगर आप वोकैब्स वगैरह सीख रहे हैं तो भी ट्राई करें कि उसकी हिंदी ना सीखते हो उसकी इंग्लिश सीखें। डिफिकल्ट वर्ड की इजी इंग्लिश क्या होती है उसके माध्यम से उसे सीखने की कोशिश करें। उससे क्या होगा, आपकी वोकैब्स इनहांस होगी और आप हिंदी के थ्रू जो इंग्लिश सीखने की आपकी जो प्रवृत्ति है वो भी बदलेगी थोड़ी। तो ये मेरी अपील थी कि आप सबको इसको सब्सक्राइब करने के लिए बोले और ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट उठाएं। खास तौर पे जो स्टूडेंट अच्छा आउटपुट दे रहे हैं, सीख रहे हैं बहुत कुछ, उनको मेरी तरफ से अग्रिम बधाइयाँ। ठीक है, तो आज शुरू करते हैं टॉपिक प्रोनाउंस। सर्वनाम इसे हिंदी में कहा जाता है। ठीक है, अब प्रोनाउंस क्या होते हैं, क्या इसकी डेफिनेशन होती है, क्यों यूज किया जाता है, ये मैं आपसे चर्चा करूंगा। आज थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन का पार्ट कम और थोड़ी चर्चा ज्यादा, क्योंकि एक्सप्लेनेशन के पार्ट से क्या अक्सर आप बोर हो जाते हैं। तो थोड़ा सा आओ बातें कर ले चार, ऐसे भी अपन बीच में टॉपिक रखेंगे जिससे मैं क्या पूरे लेक्चर में आपसे बातचीत करूंगा कि आपको आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस क्या रहा। आप मुझे मेरे नंबर पे जब आपका एक क्वेश्चन पुट अप करेंगे तो मैं उसका आंसर भी दूंगा और कैसे हम और ज़्यादा अच्छे तरीके से इस सेशन को अट्रैक्टिव बना सकें, इस चीज़ की भी बातचीत करेंगे। तो बहरहाल सर्वनाम जो है वो द वर्ड्स विच आर यूज्ड, चलो ऐसे ही बोल देता हूं मैं, द वर्ड्स विच आर यूज्ड इंस्टीड ऑफ नाउन, जिन शब्दों को नाउन के स्थान पर यूज किया जाता है उनको प्रोनाउंस कहा जाता है। तो सबसे पहली चीज कि हमें नाउन के स्थान पर यूज करने की जरूरत क्यों पड़ी। जब हमारे पास में नाउन है ऑलरेडी तो फिर प्रोनाउन को यूज करने की जरूरत क्यों पड़ी। हमें क्या जरूरी है कि हम नाउन को हटा के उसकी जगह प्रोनाउन यूज करें। तो मैं आपको बता दूं कि इसका कारण यह है कि जैसे मैं एक वाक्य बोल रहा हूं कि राकेश बहुत अच्छा लड़का है। अब आगे मुझे राकेश की एक और क्वालिटी बतानी है, तो फिर मैं बोलूंगा राकेश एक इंटेलिजेंट लड़का है, राकेश एक हार्डवर्किंग बॉय है। तो बार बार ये जो राकेश शब्द रिपीट हो रहा है, इस रिपीटेशन से क्या हो रहा है, सेंटेंस जो है वो पूरा अजीब सा लग रहा है। तो ये अजीब सापन, उसका मतलब भद्दापन हटाने के लिए हम प्रोनाउंस का यूज करते हैं। तो अब इस वाक्य को देखिए आप कि राकेश एक अच्छा लड़का है, फिर बोलेंगे वह ईमानदार है, वह बहुत ही हार्ड वर्किंग है और वह काफी बुद्धिमान है। तो वह और उसके पापा, न कि राकेश के पापा। तो इस प्रकार के जो प्रोनाउंस यूज किए जाते हैं, इससे क्या होता है कि वाक्य ज्यादा खूबसूरत दिखता है, इसलिए प्रोनाउंस का यूज किया जाता है। तो द वर्ड्स विच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन फॉर स्टॉपिंग रिपीटेशन,
जो बार बार शब्दों की पुनरावृत्ति होती है उसको रोकने के लिए जो वर्ड्स यूज किए जाते हैं उनको प्रोनाउंस कहा जाता है। क्लियर है? वह शब्द जिन्हें नाउन के स्थान पर यूज किया जाता है, नाउन की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए उन्हें प्रोनाउंस कहा जाता है। तो ये प्रोनाउंस तो आपके लिए क्लियर हो गए, सर्वनाम जो इसके हैं। अब बात करते हैं यहां पर टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस के टाइप्स कितने होते हैं। टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस। तो टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस में पहला प्रोनाउन है पर्सनल या सब्जेक्टिव प्रोनाउन। इसको कहा जाता है पर्सनल और सब्जेक्टिव प्रोनाउन। दूसरा टाइप है इसमें ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, इसको ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस कहा जाता है। इसको कहा जाता है पॉजेसिव प्रोनाउन। अगला है फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को क्या भी कहा जाता है, इंटेंसिव प्रोनाउंस भी कहा जाता है इनको। फिर आता है आपका 5th नंबर पर इंडेफिनेट प्रोनाउंस। फिर आता है आपका 6th नंबर पर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ये डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। डेमोन्स्ट्रेट का मतलब होता है इंडिकेशन, किसी को इंडिकेट करते हैं। फिर होता है इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस, और फिर होता है रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। तो ये 8 प्रकार के आपके प्रोनाउंस होते हैं। अब प्रोनाउंस अगर हम नंबर्स के आधार पर बात करें तो एक तो सिंगुलर और दूसरे होते हैं प्लूरल। एक वचन प्रोनाउन और बहुवचन प्रोनाउन। और हम कैटेगरी वाइज अगर देखें तो 3 प्रकार के प्रोनाउन होते हैं, मैस्कुलाइन, फेमिनाइन और न्यूट्रल प्रोनाउन। मतलब पुरुषों के साथ में यूज होने वाले प्रोनाउन को कहा जाता है मैस्कुलाइन, फेमिनाइन जो स्त्रियों के साथ में यूज होता है, और जो प्रोनाउंस जो है निर्जीव वस्तुओं के साथ में या जानवरों के साथ में यूज होता है उन्हें कहा जाता है न्यूट्रल प्रोनाउन। और जानवरों के साथ न्यूट्रल प्रोनाउन क्यों यूज किया जाता है, क्योंकि बहुत बार डिफाइन नहीं रहता है कि ये जानवर जो है मेल है या फीमेल है दूर से देखने पर, इसलिए उनके साथ में अक्सर प्लांट्स के साथ में न्यूट्रल प्रोनाउंस यूज किए जाते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स के साथ में यूज होता है, साथ साथ प्लांट्स को अपन नॉन लिविंग थिंग्स में नहीं मान सकते हैं, इसलिए इनको सेपरेट रखा जाता है। सिर्फ नॉन लिविंग थिंग्स टर्मिनोलॉजी यूज करना इनफ नहीं होगा। टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस में पहला है पर्सनल और सब्जेक्टिव प्रोनाउन। एक्चुअली में जब हम किसी वाक्य को लिखते हैं तो क्या होता है, उसके 2 केस होते हैं। एक केस कहा जाता है सब्जेक्टिव केस और दूसरा केस होता है उसका ऑब्जेक्टिव केस। तो ऑब्जेक्टिव केस कब यूज होता है, जब ऑब्जेक्ट की तरफ कोई प्रोनाउन यूज होता हो, और सब्जेक्टिव केस क्या होता है, जब सब्जेक्ट की तरफ कोई प्रोनाउन यूज होता हो। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कहां से तय होता है, यह तय होता है हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद से। ठीक है, कि जो ऑब्जेक्ट है उससे पहले जो यूज होता है वो प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज किया जाता है, और जो सब्जेक्ट से या सब्जेक्ट की तरफ यूज होता है उस प्रोनाउन को सब्जेक्टिव प्रोनाउन कहा जाता है। अब यहां पर आइए देख लेते हैं, पहला है ही। तो ही ऑफ कोर्स ये सब्जेक्ट की जगह यूज होता है। जैसे मैं इसको यहां पर यूज करूं, इसको हटाकर, तो मैं एक सेंटेंस बनाऊंगा कि राकेश इज अ गुड बॉय। अब अगर राकेश की और क्वालिटी मुझे डिफाइन करनी है तो मैं यूज करूंगा ही इज वेरी हार्ड वर्कर। काफी मेहनती भी है, ही इज वेरी हार्ड वर्कर। तो ये यहां पर मैंने सब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज किया क्योंकि सब्जेक्ट की जगह है। इस जगह मान लो कोई फीमेल है तो यहां पर लिख देंगे लता, ठीक है, और यहां पर हम कर देंगे शी। तो ये क्या हो गया, ये फीमेलाइन प्रोनाउन हो गया। मान लो यहां पर किसी मशीन की बात हो रही है तो यहां पर उस मशीन का नाम, जैसे कंप्यूटर इज अ इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस,
या एन इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस, उसके साथ में एन आर्टिकल लगे इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस, एंड इट इज वेरी क्विकली वर्कर, ये बहुत ही क्विकली काम करता है, ठीक है। तो इट यूज होगा यहाँ पर, न कि हुई और शी। तो शी के साथ देखा, आई के साथ में, ये खुद के साथ में यूज होता है, ये प्रोनाउन ऐसा है जैसे आई एम लर्निंग इंग्लिश, तो ये आई सब्जेक्टिव केस में यूज होगा। दे ये क्या है, प्लूरल है, उन सब के साथ में यूज होता है। वी हम, ये भी प्लूरल है, हम सब के साथ में यूज होता है, हम सब, वी हम सब, दे वे सब, ये थोड़ा सा फर्क है। आई मैं, शी वह लड़की, ही वह लड़का। तो ये आपका इसमें पर्सनल प्रोनाउन मैंने फिनिश कर दिया। अब इसको मैं हटा देता हूं ताकि क्या होगा, आपको थोड़ी आसानी हो जाएगी, क्योंकि आपको थोड़ा ऐसा लगेगा कि नहीं थोड़ा बर्डन कम हो गया, तो इसको मैं पूरी तरह से हटा देता हूं। अगर आपको इन सब के मीनिंग भी लिखना है तो वीडियो को थोड़ा रोक दें, ताकि क्या है आप सब लिख लें और उसके बाद में उसको आगे बढ़ा दें, तो आपको परेशानी नहीं होगी। आप अगर नोट्स बना रहे हैं तो क्योंकि आप में से काफी लोगों की सूचना मुझे मिली, कल एक स्टूडेंट्स के डाउट सॉल्व करते करते मुझे लगभग आधा घंटा हो गया, तो मुझे इतना अच्छा लगा कि मैंने बहुत अच्छा काम किया, ऐसा फीलिंग अंदर से आई मुझे, एक सोशल सर्विस जैसी फीलिंग आई। क्योंकि उससे क्या है, हम खुद कुछ सर्च करते हैं, हम खुद अपना दिमाग लगाते हैं, तो इससे आपका विकास हो ही रहा है, साथ साथ हमारा भी विकास होता है। तो कीप इट अप, इसे जारी रखिएगा। मैं कभी भी ऐसा फील नहीं करता हूँ मुझे क्यों पूछा है, और मुझे अच्छा लगता है कि समवन इज लर्निंग समथिंग वेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी, ठीक है। अब बात आती है यहाँ पर ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस की। तो इसके वर्ड से ही पता लग रहा है खास तौर पे कि जो ऑब्जेक्ट की तरफ यूज होते हो ऐसे प्रोनाउंस को क्या कहा जाता है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस कहा जाता है। जैसे हिम, तो इसका मतलब होता है उसे, पर ये किसके साथ होता है, मेल के साथ यूज होता है, तो मैस्कुलाइन प्रोनाउन है। फीमेल के साथ में फीमेलाइन प्रोनाउन है, न्यूटर के साथ में न्यूटर प्रोनाउन है, ठीक है। तो ये हर उसे, लड़की के साथ यूज होता है। मी मतलब मुझे, यू मतलब आपको, देम मतलब उन्हें, अस मतलब हमें, ऐसे इनके मीनिंग होते हैं। तो अब आप देखिए, अगर कोई आपसे बोले कॉल हिम, तो इसका मतलब उसे बुलाइए, तो कॉल, तो ये पूरा सेंटेंस देखिए, यू कॉल हिम, ये पूरा सेंटेंस है इसका। अपन किसी को बोलते हैं ना कॉल हिम, वो शॉर्ट फॉर्म है, एक्चुअली में ये यहाँ सब्जेक्ट है और हिम इसका ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्टिव केस में इसको यूज किया गया है। उसे बुलाइए, यू कॉल हिम, और इसी की जगह यूज हो जाएगा यू कॉल हर, तो ये क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव केस में, ठीक है। अब मान लो आपको कोई शिक्षक बुला रहा है, फादर इज कॉलिंग मी, आप बोलते हैं ना वेयर आर यू गोइंग, फादर इज कॉलिंग मी, या फादर इज कॉलिंग यू, आपको बुला रहे हैं छोटे भाई बहन को, या फादर इज कॉलिंग देम, दूर अगर कोई खड़े हैं उन्हें बुला रहे हैं, देम, बस मतलब हमें, हम सबको ग्रुप में बुला रहे हैं, तो ये प्रोनाउंस के यूज हो गए, इनको कहा जाता है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस। तो ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस हमने खत्म कर लिए, अब इनको हटा देता हूं मैं। अगर आपको ये नोट भी करने हैं तो आप वीडियो को थोड़ा रोक दें, आसानी से नोट कर लें, नोट्स बना लें और फिर उसको फॉरवर्ड कर दें आगे चलने पे, ठीक है। एक बार में समझ में नहीं आए, बार बार देखें उसको, अगर फिर भी समझ में नहीं आए तो सबसे पहले नाउन देखें, उससे पहले भी समझ में नहीं आए काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो लेक्चर है उसको देखें, सारे डाल चुका हूं मैं इस पे यूट्यूब पे सारे वीडियोस, तो आप उन्हें देख सकते हैं। अब अगला आता है पॉसेसिव प्रोनाउंस। पॉसेसिव प्रोनाउन का मतलब होता है अधिकार बताने वाले प्रोनाउन, ठीक है। पोजीशन का मतलब ही होता है अधिपत्य। जैसे बहुत बार व्हीकल्स खरीदे जाते हैं और उस पर लिखा जाता है कि यह किसी पर्टिकुलर बैंक द्वारा प्रतिभूत है, तो वो उसका अधिपत्य उस वाहन का जो है बैंक का होता है, ठीक है।
सौजन्य से या ऐसा कुछ लिखा रहता है, तो ये भी क्या होता है, पोजेशन होता है। इसमें होता है उसका, हिज मतलब उसका, ये उसका होता है, किसी लड़की का होता है। तो माय मतलब मेरा, कोई सी भी वस्तु, ये मेरा मार्कर है, ये मेरा बोर्ड है, ये मेरी चेयर है, ये आपका, योर मतलब आपका, देयर मतलब उनका, और मतलब हमारा। सबकी हिंदी लिखता जा रहा हूं मैं ताकि आपको बड़ी आसानी हो जाए। बस इनकी हिंदी इसलिए नहीं लिखूंगा क्योंकि इनकी हिंदी भी आपको नहीं पता है, इतनी डिफिकल्ट हिंदी है और उससे आप और ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आप इतना याद रखें, पॉजेसिव मतलब अधिकार बताने वाले शब्द, वो प्रोनाउंस जो अधिकार बताते हो किसी भी वस्तु पर, किसी नाउन पर हम हमारा अधिकार बताते हैं। जैसे हम बोलते हैं कि अब मेरा घर है, तो कैसे लिखेंगे इसको, कैसे लिखेंगे, इट इज माय हाउस, या होम भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये माय जो है ये किस पे पोजीशन बता रहा है, इसमें जो है कहने वाला इस घर के ऊपर पोजीशन बता रहा है, तो ये घर किसका है, उसका है, इट इज माय हाउस। यह उसका घर है, या यह उसका पेन है, या यह उनके अंकल है। तो राकेश एंड हिज फादर। देखो अब इसमें राकेश नाउन है और हिज फादर मतलब उसके पिताजी। बोथ आर कमिंग, दोनों आ रहे हैं, तो सेंटेंस बोलेंगे राकेश एंड हिज फादर आर कमिंग। ठीक है, तो इसमें हिज जो है वो प्रोनाउन किसके साथ में, मेल के साथ में। मेल के साथ में जो प्रोनाउन यूज होता है उसको कहते हैं मैस्कुलाइन प्रोनाउन। फीमेल के साथ जो प्रोनाउन यूज होता है उसको कहते हैं फेमिनाइन प्रोनाउन। निर्जीव चीजों के साथ में, पेड़ पौधों के साथ में और जानवरों के साथ में जो प्रोनाउन यूज होते हैं उसको कहा जाता है न्यूटर प्रोनाउन। ठीक है, इनको थोड़ा देखिएगा। माय हो गया, अब योर हो गया, इस जगह हर भी कर सकते हैं, है ना। लता एंड हर फादर आर कमिंग, योर फादर इज कॉलिंग यू। देयर के साथ में देयर पेरेंट्स आर नॉट लिसनिंग देयर किड्स, उसमें दो प्रोनाउंस यूज कर लिए। और इंडिया इज आर कंट्री, इसको अवर भी पढ़ते हैं, इसको आर भी पढ़ते हैं, सिर्फ आर पढ़ते हैं। आर क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि इसको अच्छे से प्रोनाउंसिएशन में लाने के लिए, फास्ट बोलने के लिए। ठीक है, तो इंडिया इज आवर कंट्री एंड इंडिया इज आर कंट्री। ठीक है, दोनों तरह से ये सही हो जाएगा। अब आप यहां पर हीज, हर्स, माइन, योर्स, देयर और आर्स का प्रयोग कब करते हैं, जब बाद में आपको ऑब्जेक्ट नहीं लिखना होता है। ठीक है, जैसे मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं, दिस इज, यहां आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं थोड़ा सा इसको नीचे लिख देता हूं ताकि आपको बड़ी आसानी हो समझने में। आपके लिए आसानी होना बहुत जरूरी है। मान लो सपोज मैंने ऐसा लिखा कि इट इज माय हाउस। मान लो इस ऑब्जेक्ट को मैं बाद में न लिखते हुए आगे ही लिख दूं कि इट या दिस हाउस मैंने लिख दिया ऐसे, दिस हाउस इज। मान लो बोलने में पहले दिस हाउस बोल दिया मैंने, तो फिर क्या करूंगा, मैं माइन यूज करूंगा, क्योंकि माइन के बाद में कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं आता है। ठीक है, तो ये हमेशा लास्ट में जब कभी आता है, दिस हाउस इज माइन, दिस मार्कर इज माइन, दिस मार्कर इज माइन, दिस चेयर इज माइन, और दिस सब्जेक्ट इज माइन, ये सब्जेक्ट मेरा है, मतलब मैं इस सब्जेक्ट को पढ़ता हूं या पढ़ाता हूं। तो ये बी वाला पार्ट जो है वो तब यूज होता है, हीज हो, हर्स हो, माइन हो, योर्स हो, कब, जब इसके बाद में आपको ऑब्जेक्ट नहीं लिखना हो, सीधा बस यही लास्ट में एंडिंग वर्ड्स हो, तब यूज किया जाता है। जैसे दिस इज योर हाउस एंड दैट इज आर्स, मतलब यह आपका घर है और वो घर हम सबका है। ऐसे इंडिकेशन के थ्रू जब आप यूज करते हैं तो
तो ये पॉसेसिव प्रोनाउन पूरे हुए। अब इसके साथ में आगे चलते हैं। आगे चलकर आपको मैं बताता हूं कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होते हैं। एक्चुअली में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस जो होते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ये क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं अपने आप को ही, ठीक है। जैसे वह खुद ही सीख रहा है, he is learning English himself, herself, themself, theirself। ये himself मतलब खुद बखुद, माई सेल्फ मतलब मैं खुद बखुद, योर सेल्फ मतलब आप खुद, देम सेल्फ मतलब वे खुद, अवर सेल्फ मतलब हम खुद, योर सेल्फ मतलब आप खुद। मेरे ख्याल से योर सेल्फ हो चुका है तो इसको हटा दीजिए, आप खुद, ठीक है। तो योर सेल्फ, देम सेल्फ, ये इनके हैं सेंटेंसेस, तो आप यूज कर सकते हैं। माई सेल्फ भी यूज किया जाता है, माई सेल्फ इज मैं खुद, है ना। माई सेल्फ रोहन, मैं रोहन, इस तरह से यूज किया जाता है। ये उनका अल्टरनेटिव से माना जाता है। तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होते हैं। जैसे कंप्यूटर इज प्रिंटिंग इटसेल्फ, इटसेल्फ भी होता है इसमें यूज, इटसेल्फ। कंप्यूटर इज प्रिंटिंग इटसेल्फ, किसी की मदद नहीं ले रहा, कंप्यूटर खुद ब खुद प्रिंट कर रहा है, तो इटसेल्फ यूज हो, ठीक है। मैं खुद ही मेरे काम को खुद ही कर रहा हूं, माई सेल्फ डन द ऑल वर्क ऑफ द हाउस, योर सेल्फ कंप्लीटेड योर असाइनमेंट्स, और देम सेल्फ कंप्लीटेड देयर प्रोजेक्ट, आर सेल्फ कंप्लीटेड आवर प्रोजेक्ट। तो ये अलग अलग तरीके से यूज होता है। अब आगे बात करते हैं इनडेफिनेट प्रोनाउंस, जो अक्सर इंग्लिश में एक बहुत व्यापक टर्म में यूज होते हैं। ये टर्मिनोलॉजी जो है काफी विशेष होती है, और इसमें क्या होता है, जैसे ईच, ईच मतलब प्रत्येक, फ्यू, एवरीवन, ऐसी टर्म्स यूज होती है। तो एवरीवन इज हैप्पी, ये क्या होता है, ये हर एक को इंडिकेट कर रहा है, सभी खुश है, तो ये इनडेफिनेट, ये इनडेफिनेट प्रोनाउंस कहा जाता है इनको। ईच वन, टीच वन, एक छोटा सा टीच वन सेंटेंस है, ईच वन टीच वन, तो प्रत्येक एक क्या करेंगे, एक को पढ़ाएंगे, ठीक है। उसी कॉन्सेप्ट पे मैं आपको बोलता हूं कि आप इसको सब्सक्राइब करें और आप किसी एक को पढ़ाएं आपके थ्रू, ठीक है। ऑल, ऑल मतलब सभी, ऑल इज वेल, ठीक है। आपको पता है कौन सी फिल्म में आता था ये। बोथ मतलब आप दोनों, बोथ ऑफ यू आर गोइंग, आप दोनों जा रहे हैं, मैं अकेला नहीं जा रहा हूं, आप दोनों जा रहे हैं, मेरी बजाय आप जा रहे हैं। तो ये यूज होता है कब, जब बोथ का प्रयोग किया जाता है। इनको इनडेफिनेट प्रोनाउंस कहा जाता है। मेनी भी होता है इसमें, देखो एक मेनी का एग्जांपल ले लेते हैं। मेनी ऑफ यू आर इंटेलिजेंट, ठीक है। आप में से काफी लोग इंटेलिजेंट है, तो मेनी ऑफ यू, ठीक है। तो मेनी भी यूज किया जा सकता है। तो डेफिनेट के बाद में सीधा हम रुक करते हैं अगला प्रोनाउन, जिसे कहा जाता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है, मतलब खुद को ही रिफ्लेक्ट करे। आपने रिफ्लेक्ट वर्ड सुना होगा, उसी से वो रिफ्लेक्सिव बना है। और ये डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड जो है ये डेमोन्स्ट्रेट से बना है। डेमोन्स्ट्रेट मतलब दिखाना,
जैसे पॉइंट आउट करके दिखाना किसी को, जैसे मैं यहाँ खड़ा हूं, यहां से खड़ा मैं बता रहा हूं कि वहां पर वह घर मेरा है, तो ये डेमोन्स्ट्रेशन हो गया, मतलब मैं उसको डेमोन्स्ट्रेट करके बता रहा हूं, पॉइंट आउट करके बता रहा हूं, इशारे के थ्रू समझा रहा हूं, ठीक है। तो देखिए दिस या दिस इज माय क्लासरूम, मैं आपको पॉइंट आउट करके बताऊं ये मेरा क्लासरूम है, तो दिस इज माय क्लासरूम। माय कौन सा प्रोनाउन हो गया इसमें, इसमें माय जो है वो पॉजेसिव प्रोनाउन हो गया, जो मैंने अभी बताया, आधिपत्य बता रहे हैं इस क्लासरूम के ऊपर, पर दिस इसमें के कौन सा प्रोनाउन हो गया, दिस इसमें डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया, क्योंकि मैं जब बता रहा हूं तब इशारे से बता रहा हूं कि ये मेरा क्लासरूम है, यह मेरा व्हाइट बोर्ड है, तो दिस इज माय व्हाइट बोर्ड। दैट यूज किया जाता है जब मैं यहां खड़ा हूं और कोई वस्तु थोड़ी दूर है, तो दैट इज माय हाउस, दिस इज योर हाउस एंड दैट इज माय हाउस। दिस मतलब यह जहां मैं खड़ा हूं और दैट मतलब वो दूर का, तो दैट इज माय हाउस। दिस और दैट में ये फर्क है, दिस यहां के लिए और ये वहां, वो भी बोलते हैं इसको बहुत बार, यह वह भी बोलते हैं इसको, वो साधारण भाषा में वह। दीज मतलब ये सब, ये दीज का प्लूरल होता है, और दैट का प्लूरल होता है दोज, मतलब वो सब, वो सभी, ठीक है। तो दिस इज माई बुक, दीज आर माई बुक्स, ये इसका प्लूरल बने, दिस इज माई बुक, एक बुक या मेरी किताब है, यहां अगर मैं दिस कर दूं तो यहां पर आर लगाना पड़ेगा, क्योंकि सब्जेक्ट जैसा होगा वैसा इसकी हेल्पिंग वर्ब होगी, और दीज आर माई बुक्स, तो ये दीज के साथ में, अगर दैट के साथ में आपको यूज करना है तो फिर आर लगाना पड़ेगा, दैट आर माई हाउसेस हो जाएगा, ठीक है, दैट की जगह हो जाएगा दोज आर माई हाउसेस, तो ये इसका प्लूरल बन गया। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आपने देख लिए, आपने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देख लिए, अब बारी आती है इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस की। तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस आप सबको पता है, इसके नाम से ही पता लग रहा है कि इस वर्ड में क्या है, इंट्रोगेशन है। इंट्रोगेशन का क्या मतलब होता है, इंट्रोगेशन का मतलब होता है प्रश्न, ठीक है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। जैसे आप पूछते हैं किसी को कि whose pen is this, तो ये आपने देखा होगा क्वेश्चन वर्ड में, आपने इस whose को पढ़ा होगा, तो ऑफ कोर्स ये वही है, इंट्रोगेटिव फॉर्म में इसका यूज होता है, और whom का भी प्रयोग इसी तरह से होता है, जैसे whose father is coming, किसके पिताजी आ रहे हैं, आप देख रहे हैं किसी के फादर आ रहे हैं तो बोलो पिताजी आ रहे हैं, बोले किसके पिताजी आ रहे हैं, तो whose लगेगा, ठीक है, whose father is coming। और अगर कौन आ रहा है ऐसा पूछना है तो who is coming। ये चीज तो बड़ी आसान है आपके लिए, क्योंकि आपने क्वेश्चन वर्ड में पढ़ी, who, whose, which is your favorite color, ये। अब रेसिप्रोकल प्रोनाउंस में क्या होता है कि दो प्रकार के वर्ड प्लस होकर एक अलग मीनिंग देते हैं, ठीक है, जिसके साथ अदर यूज होता है। जैसे ईच पढ़ा आपने, ईच, और ईच के साथ में क्या लगा दूं मैं, अदर लगा दूं, तो इसका मतलब होगा एक दूसरे के लिए। वी आर मेड फॉर ईच अदर, हम एक दूसरे के लिए बने हैं, ऐसे वाक्य। या ईच अदर, वी आर हेल्पिंग ईच अदर, हम किसकी मदद कर रहे हैं, वी आर हेल्पिंग ईच अदर, तो हम क्या कर रहे हैं, एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। किसकी मदद कर रहे हैं, एक दूसरे की। या ईच अदर वी विल कोऑपरेट, हम एक दूसरे की मदद करके कोऑपरेट कर लेंगे। तो
इस प्रकार के प्रोनाउंस को रेसिप्रोकल प्रोनाउंस कहा जाता है। तो प्यारे दोस्तों, हमने आज प्रोनाउंस पढ़े। प्रोनाउंस में फिर से रिपीट कर देता हूँ, बहुत अच्छा टॉपिक है, मैक्सिमम एरर इसमें से कवर होती है। प्रोनाउंस वैसे देखा जाए तो दो प्रकार के होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। ठीक है, कैटेगरी वाइज अगर हम देखें इसको तो मस्कुलाइन प्रोनाउन पुरुष के साथ में, फेमिनाइन प्रोनाउन महिला के साथ में, और न्यूट्रल प्रोनाउन जो होता है वो किसके साथ में यूज होता है, निर्जीव वस्तु के साथ में यूज होता है। 8 प्रकार के प्रोनाउंस हमने पढ़े जिसके अंदर अलग अलग प्रोनाउंस थे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो शेयर कीजिए दोस्तों के साथ।